नमस्कार। सत्य संडे सत्संग में आपका फिर स्वागत है। क्षमा प्रार्थी हूँ कि हर बार संडे ठीक 2 बजे करने का जो नियम बनाया था उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आंदोलन के चलते, तमाम एक्टिविटीज के चलते कई बार असंभव हो जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादा नियमित रह सकूं। आज जब प्रधानमंत्री अपने मन की बात बोल रहे थे, 7 साल में 77वीं बार, 2019 में चुनाव होने के बाद 24वीं बार मन की बात बोल रहे थे। उस वक्त मैं अपने गांव में बैठा था, सारनवास में। विशेष तौर पे इसलिए गया था कि पिछले कुछ दिनों से गांव में बहुत मौतों की खबर आई है। मेरा गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, आबादी 3,500, हरियाणा के हिसाब से कोई बहुत बड़ा गांव नहीं माना जाएगा। लेकिन पिछले 1 महीने, लोग कहते हैं 1 महीना, मैंने चेक किया तो लगभग 5-6 सप्ताह में, पिछले 5-6 सप्ताह में हमारे गांव में 19 मौत हुई। आज सबके घर गया संवेदना व्यक्त करने, ढाढ़स बंधाने। कई बहुत बुजुर्ग थे, ज्यादातर बुजुर्ग थे, तो वहां उतनी आ, वैसी बुरी स्थिति नहीं थी। लेकिन जिस घर में 44 साल का व्यक्ति चला गया, 42 साल का व्यक्ति चला गया, या 50 साल का व्यक्ति भी चला गया जिसके बच्चों की शादी नहीं हुई है, वहां समझ नहीं आता। और 50 साल का भी व्यक्ति हो, मास्टर जी थे, तो उनके पिताजी से बात हो रही थी। अब पिता को क्या कहें जिसका बेटा उसके सामने चला गया। सबने ये नहीं कहा कि मौत कोरोना की वजह से हुई। किसी ने कहा, 4-5 ने बोला कोरोना के कारण हुई। बाकियों ने, किसी ने कहा जी बुजुर्ग थे चले गए, थोड़ा बुखार हुआ चले गए। किसी ने कहा जी सांस की समस्या थी। किसी ने बताया शुगर की वजह से। एक ने बताया 2 जगह पे कि हार्ट फेल हो गया। किसी ने कहा ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया। जी अब ये सब चीजें गांव में समझ आने लगी ना, बोलने लग जाते हैं सब लोग। तो आपको सुन के पहली बार लगेगा कि नहीं, 19 में से 15 मौतें तो सामान्य कारणों से हुई हैं। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले महीने 1.5 महीने से मैं एक बात को दोहरा रहा हूं। ये मत पूछिए कि कोरोना के कारण मृत्यु हुई या नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को इसका कोई पता नहीं होता। कोरोना के कारण मृत्यु का तो तब पता लगेगा यदि पहले टेस्ट हो, फिर उसके बाद आप अस्पताल जाएं, और अस्पताल फिर फाइनली कहे कि कोरोना या उसकी कॉम्प्लिकेशन से आपकी डेथ हुई। ये ज्यादातर लोग तो अस्पताल गए नहीं थे, ज्यादातर लोगों ने तो टेस्ट नहीं करवाया था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको पता करना है तो एक ही तरीका है। आप केवल इतना पूछिए, किसी भी गांव में जाके, किसी भी मोहल्ले में जाके, पिछले 6 सप्ताह में, पिछले 45 दिन में, 50 दिन में कुल कितनी मौत हुई है, चाहे मोटर एक्सीडेंट में हुई, और फिर गिनती कीजिए कि असामान्य मौत कितनी है। असामान्य मतलब सामान्य दर से ज्यादा, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेस डेथ्स, यानी कि जितनी सामान्यतः एक्सपेक्टेड है उससे अधिक कितनी है। और उसका आंकड़ा मैंने सिंपल बताया है, 6 सप्ताह, 45-50 दिन के अंदर हर 1,000 लोगों की आबादी में भारत में एक व्यक्ति की मौत होना स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि मेरे गांव में, जिसमें 3,500 की पॉपुलेशन है, अगर पिछले 45-50 दिन में 3-4 मौत होती तो स्वाभाविक होती। 3-4 से अधिक है, इसका मतलब है अस्वाभाविक है। मेरे गांव का आंकड़ा आप देखें तो 3,500 की पॉपुलेशन में 3.5 की बजाय 19 अगर मौत हुई है, तो ये लगभग 6 गुना ज्यादा है। परसों हिंदू में आंकड़ा छपा है कलकत्ता की मौत के बारे में। कलकत्ता में ऑफिशियली जितनी मौत बताई जा रही है कोरोना की वजह से, उससे 6 गुना ज्यादा मौत वहां के शमशान घाट के रिकॉर्ड इत्यादि और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड में मिल रही है। ये आंकड़ा मध्य प्रदेश से मिला है, गुजरात से मिला है। गुजरात के अंदर उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट से चेक किया, लगा कि 6 गुना ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने शमशान घाट के आंकड़े देखे, मार्च और अप्रैल की तुलना करके देखा, यही पता लगा 5-6 गुना ज्यादा मौत हुई है। जहां जिस तरीके से, राजस्थान से भी यही आंकड़ा आया है, जहां जिस तरीके से जांच हो रही है, यही पता लग रहा है कि सामान्य से 5-6 गुना ज्यादा मौत हो रही है। आप इसे 5-6 गुना छोड़ दीजिए, हो सकता है हम ऐसे इलाकों को देख रहे हो जहां बहुत ज्यादा बुरी हालत है। आप सिर्फ 3 गुना मान लीजिए,
सामान्य से 3 गुना ज्यादा। मान लीजिए मेरे गांव में 19 नहीं, मेरे गांव में केवल मान लीजिए 10 मौत हुई होती, तो सामान्य से लगभग 3 गुना के करीब होता। और मानिए कि ये आंकड़ा देश के बाकी गांवों में भी है। अगर ये मान लें तो इसका मतलब पता है क्या है? और आप देख रहे हैं कि मैं कंजर्वेटिव मान के चल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात को नहीं कह रहा, नहीं तो मैं 6 गुना मान के पूरे देश पे कैलकुलेट करता। अगर सामान्य से 3 गुना भी मान ले तो इसका मतलब है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर इस देश में 30-35 लाख ऐसी मौत हुई हैं जो सामान्य से अधिक है। आंकड़ा सामान्य है, हमारे देश में अंदाजन 1 करोड़ के करीब डेथ होती हैं हर साल। यानी कि एक 1.5-2 महीने के अंतराल में कोई 16-17-18 लाख मौत होनी चाहिए हमारे देश में। अगर उससे 3 गुना अधिक हुई है तो इसका मतलब है कि 30-35 लाख एडिशनल डेथ हुई है। यही बात पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पे खबर निकाली, कहा कि भारत की सरकार के आंकड़े कतई गलत हैं। उनका अनुमान है कि 16 लाख डेथ अब तक हो चुकी हैं। भारत सरकार अब तक कहती है केवल 3 लाख मौत हुई हैं कोरोना की वजह से। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है उन्हें लगता है कि 16 लाख हुई हैं, लेकिन संभावना आशंका ये है कि 42 लाख भी हो सकता है। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने कहा है कि कम से कम 10 लाख मौत भारत में हो चुकी हैं। चारों तरफ पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा है कि भारत में कितनी अधिक संख्या में मौत हुई है। ये किसी भी बड़े प्राकृतिक हादसे से ज्यादा है, किसी भी भूकंप से ज्यादा है, किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा से ज्यादा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक विश्लेषक इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री के मन की बात में इसका जिक्र नहीं आया। 7 साल में 77वीं बार बोल रहे थे। अगर कोई एक महीना था जिसमें लोग उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि हाँ मौत हुई है, बहुत मौत हुई है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उतनी मौत हुई, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे दुख है। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं कहीं फेल हुआ। ये कहने से छोटे नहीं हो जाते। अपनी गलती को, कमी को कबूल करने वाला नेता बड़ा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सब कुछ बोला, ये नहीं बोला गंगा में लाश बह रही है, पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें चल रही हैं। वो गंगा जो प्रधानमंत्री के बनारस के साथ से गुजरती है, बनारस से निकली है लाश, जिक्र नहीं। पिछले 7 साल से जो चल रहा है नियम वही। इस देश में सब कुछ अच्छा है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो इसलिए कि सिस्टम में गड़बड़ है। अब आप ही बताइए, अस्पतालों की जो स्थिति है वो तो है ना, ऑक्सीजन तो देश में कम होती ही है ना। आप ही बताइए, अचानक ऐसी आपदा के लिए कैसे कोई तैयारी करता? ये सवाल नहीं पूछा जाता कि बाकी देशों ने कैसे तैयारी की। अगर पहली वेव में ये स्थिति आती तो प्रधानमंत्री का कहना जायज होता, भाई अचानक सर पे आन पड़ी, दुनिया में किसे पता था, कम से कम हमें पता नहीं था। लेकिन 1 साल के नोटिस के बावजूद, वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद, तमाम तरह की प्रोजेक्शंस के बावजूद अगर तैयारी नहीं हुई इस देश में, उसकी जिम्मेवारी किसकी? प्रधानमंत्री ने बात की ड्राइवर से जो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर वाली गाड़ी को चलाते हैं। मुझे लगा प्रधानमंत्री अगर आप बात ये भी कर लेते उनसे जो कि शव यात्रा के व्हीकल चलाते हैं, अगर आप बात कर लेते किसी शमशान घाट में काम करने वाले व्यक्ति से, अगर आप बात कर लेते अस्पताल के उन डॉक्टरों से जिनका मन और मान आपके पाले पोसे हुए बाबाओं ने तोड़ा है, उनसे बात कर लेते, पता लगता ना। लेकिन नहीं, ये सब सिस्टम की समस्याएं हैं साहब। प्रधानमंत्री जी को क्यों आप दोष देते हैं? संयोग से आज सुबह जब गांव में था तो कल शाम को मैं शाहजहांपुर खेड़ा में था। शाहजहांपुर खेड़ा जहां हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे किसान मोर्चा का कैंप लगा हुआ है। कल शाम को एक खबर आई कि वहां बहुत भयंकर आंधी आई। अजीब सा था, क्योंकि उसके 10 किलोमीटर आगे नहीं था, 10 किलोमीटर पीछे नहीं था। गर्मी की वजह से कुछ बहुत ही लोकल सा चक्रवात बवंडर सा बनता है, कुछ वैसा था, जिससे पूरा हमारा शाहजहांपुर खेड़ा का जो बॉर्डर का जो जितने टेंट थे, क्योंकि वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां कम है, टेंट हैं ज्यादातर,
टेंट थे, सब टेंट ध्वस्त हो गए। कल रात को भी मैंने फेसबुक किया था, मैंने उसकी तस्वीरें भी कुछ आपके साथ साझा की थी। वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ, सब कुछ, लगभग हर टेंट, लंगर से लेके हमारे रहने खाने के जितने भी टेंट इत्यादि थे, सब ध्वस्त हो गए। ये आपको तस्वीरें दिख रही हैं उसकी। ये जो कुर्सी उल्टी सी पड़ी हुई है, लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी कुर्सियां प्लास्टिक की हवा में उड़ी और सड़क के पार जा जाके खेत के अंदर जाके पड़ी। किसान किसी तरह से अपने टेंट को बचाने की कोशिश करते हुए, और इस बचाने की प्रक्रिया में कई किसानों को चोट भी आई, क्योंकि बांस, बल्ली, पाइप जिसके सहारे सब कुछ बनाए गए थे, वो सब सर के ऊपर आके गिरे किसानों के। भारी तबाही हुई, लगभग पूरा का पूरा हमारा मोर्चा धाराशायी हो गया। लेकिन टूटी नहीं किसानों की हिम्मत। कल रात को भी किसानों ने अपनी हिम्मत जताई। किसानों ने कहा, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम दोबारा बनाएंगे नीड़ का निर्माण। फिर जैसा बताया था, एक कवि ने लिखा था, नीड़ का निर्माण करने फिर किसान चल दिए। मैं सोच रहा था कि अपने मन की बात में अगर प्रधानमंत्री ऐसे किसी किसान से बात करते जो बताता कि उसे पिछले 6 महीने में, 6 महीने हो गए हैं किसानों को, पिछले 6 महीने में किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा, किस तरह से वो उसके बावजूद भी चले, उसके बावजूद भी खड़े रहे, संघर्ष करते रहे। अगर प्रधानमंत्री अपने मन की बात में ऐसे किसी किसान से बात कर लेते तो कितना कुछ पता लगता। इस तूफान बवंडर के लिए मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दूंगा, लेकिन इस छोटे तूफान से आपको कुछ बड़े तूफान की याद आती हो, जो गुजरात में हुआ, जो उड़ीसा में हुआ, जो बंगाल में हुआ। ये जो सुंदरबन का इलाका है, ये बहुत शानदार, बहुत अद्भुत इलाका है पूरी दुनिया का। ये इलाका जहां समुद्र का पानी नदी के पानी के साथ मिलके एक विचित्र इकोसिस्टम उसने बनाया है। उस इलाके में पिछले 2 साल में 3 बार बाढ़ आ चुकी है, 3 बार भयंकर तूफान आ चुका है। अब तूफान के लिए प्रधानमंत्री को दोष नहीं दूंगा मैं, लेकिन उस तूफान की हैंडलिंग के लिए प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं और मीटिंग में ऑपोजिशन के लीडर को बुला के बैठाते हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब आप गुजरात जाते हैं तो आप ऑपोजिशन के लीडर को बैठाते हैं वहां? आप हरियाणा कोई मीटिंग करते हैं तो वहां ऑपोजिशन के लीडर को बैठाते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में जब योगी जी के साथ आप मीटिंग करते हैं किसी चीज की समीक्षा के लिए, तो क्या ऑपोजिशन का लीडर कोई आपको दिखाई देता है? केवल और केवल एक मकसद, कि किसी तरह से चुनाव की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और मुझे जो जो लोगों ने वोट नहीं दिए, उसका बदला मैं ममता बनर्जी से निकालूंगा, उसका बदला मैं बंगाल की जनता से निकालूंगा। क्या ये सही है? इसका जिक्र करते तो कितना ठीक रहता प्रधानमंत्री जी। और यही नहीं, जो चीफ सेक्रेटरी ममता बनर्जी के साथ केवल गए उस मीटिंग के अंदर, उस व्यक्ति को रातों रात भी नहीं साहब, कुछ घंटे के अंदर वापस केंद्र सरकार ने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए बुला लिया। क्यों? क्या कारण है? उससे एक हफ्ता पहले सरकार ने उस व्यक्ति को एक्सटेंशन दिया है कि हाँ, बंगाल को इसकी जरूरत है, इनको 3 महीने एडिशनल दिया जाएगा, और अचानक कुछ घंटे के अंदर उसको बुला लिया जाता है। कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं, कोई कारण देने की जरूरत नहीं, केवल और केवल सत्ता का अहंकार। इसके बारे में शब्द नहीं मन की बात में प्रधानमंत्री किसानों के बारे में बोले। कहा, देखिए किसानों ने कितना उत्पादन किया। ये बात सच है, किसानों ने उत्पादन किया, बहुत उत्पादन किया, लेकिन इसमें आपका क्या योगदान है? आपकी सरकार का क्या योगदान है? प्रधानमंत्री बोले, देखिए सरसों की फसल में किसानों को इतना अच्छा दाम मिला कि उन्हें तो एमएसपी की जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। इस बार हर 3-4 साल में एक बार होता है, सरसों की फसल इतनी अच्छी जाती है कि उसका दाम एमएसपी से ऊपर चला जाता है। मेरे इलाके में सरसों होती है, मैं जानता हूं, इस साल गया ऊपर। मगर इसमें आपकी सरकार का क्या योगदान है? आप ये बताइए, एक कदम यदि आपने उठाया जिसके कारण सरसों के दाम बढ़े, जिससे ये आश्वासन हो कि अगले साल भी बढ़े रहेंगे। हमेशा एक साल बढ़ता है, 3 साल डाउन रहता है, अगले साल भी बढ़ेगा क्या सरसों का दाम? और अगर सरसों के दाम बढ़े आपके प्रयास से, तो फिर ये बताइए,
गेहूं के दाम जहां पे सरकारी खरीद नहीं हुई, वहां पे कम से कम 100-150 रुपया कम क्यों रहे? चना के दाम हमने बार बार दिखाया, चना कम से कम 1,000 रुपए एमएसपी से कम पे क्यों बिका? जौ की खरीदी बिल्कुल क्यों नहीं हुई? बाकी दालों के दाम कम क्यों रहे? इसका जवाब कौन देगा? नहीं नहीं, वो तो सिस्टम खराब है। पिछले 7 साल से इस देश में एक ढकोसला चल रहा है। इस देश में एक चीज है जिसका नाम है सिस्टम। पिछले 7 साल से इस देश में जब भी कोई अच्छी बात होती है तो वो प्रधानमंत्री जी के कारण होती है। यहां तक कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो गए थे तो प्रधानमंत्री ने खुद टीवी पे खड़े होके श्रेय लिया कि भाई कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, कुछ लोग अच्छी किस्मत देश को लेके आते हैं, मतलब उसका भी श्रेय प्रधानमंत्री को। लेकिन जब भी इस देश में कुछ खराब होता है उसके लिए सिस्टम जिम्मेवार होता है। पता नहीं, इस सिस्टम का कोई नाम नहीं है, इस सिस्टम को कोई देख नहीं सकता, वो सिस्टम जिम्मेवार होता है। नोटबंदी में दुनिया पिसती है तो उसके लिए system जिम्मेवार है। अगर लॉकडाउन के अंदर देश में लोगों की दुरावस्था होती है उसके लिए सिस्टम जिम्मेवार है। अगर देश में वैक्सीनेशन नहीं होता है सिस्टम जिम्मेवार है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, सिस्टम जिम्मेवार है। इस सिस्टम को हमारी आंख की आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस सिस्टम को हमारे साथी राजीव ध्यानी अपनी एक विशेष निगाह से देखा है। उन्होंने बताया है कि ये सिस्टम क्या है और इस सिस्टम को कैसे समझें। जरा 2 मिनट के लिए हम राजीव ध्यानी की बात को सुने। ये वाला वीडियो जो उनका है इतना चला, इतना फेमस हुआ, कम से कम मेरे ख्याल में मेरे ही फेसबुक पे इसको 10 लाख लोगों ने देखा है। इतने क्योंकि ये एक वीडियो आपको इस पूरे सिस्टम की सच्चाई समझा देता है। तो देखिए इस प्रणाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिस्टम के बारे में। ये रहा हमारा सिस्टम। 2014 में खरीदा था, विज्ञापन देख के। पैकेजिंग बड़ी चमकदार थी, लेकिन खरीदने के साथ ही हो गया पहला धोखा। डिब्बा था 56 इंच का और स्क्रीन निकली इससे चौथाई यानी 14 इंच की। क्या बताएं भैया, इन 7 सालों में कितना दुखी किया है इस नामुराद सिस्टम ने। काम कम करता था, आवाज ज्यादा करता था। असल में इस सिस्टम में दो ही क्वालिटी थी, साउंड बहुत तेज था और फोटो बढ़िया खींचता था। बाकी सब कुछ थर्ड क्लास, निहायत ही स्लो, बेहद निकम्मा। जब कोई जरूरत हो, इमरजेंसी हो, उस समय यह कमबख्त सिस्टम हैंग कर जाता था। हमको बताया गया था कि एक बार सिस्टम की बैटरी चार्ज कर लो, 18-18 घंटे काम करेगा। ये बात भी जुमला ही निकली। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात थी इसमें, यह सिस्टम अपने आप ही पुरानी फाइलों का नाम बदल देता था। एक फाइल का नाम था 2002 के दंगे, कमबख्त ने नाम बदल के रख दिया वाइब्रेंट गुजरात। अच्छा, फिर यह हुआ कि 2019 में जब इस सिस्टम की सर्विसिंग हुई तब खोल के देखा कि अंदर लोकल प्रोसेसर लगा हुआ था। अरे भैया, तब हमें पता चला कि हमारा ये सिस्टम एक तो अपडेट क्यों नहीं होता और दूसरे इसमें कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल क्यों नहीं होता। होता भी कैसे? लोकल नागपुरी प्रोसेसर था, हाँ, नारंगी कलर का। इसमें सारी पुरानी फाइलें ही खुलती थी। और अब हम आपको बताते हैं सबसे बड़ी बात। देखिए इस सिस्टम की असलियत। देखिए, यह सिस्टम टिका हुआ है मीडिया मैनेजमेंट के सहारे, और इसके पीछे से जैसे ही हम मीडिया को निकाल लेंगे, मीडिया का सहारा हटा लेंगे, सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। ये देखिए, मीडिया हट गया, सिस्टम की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कभी इधर और कभी उधर। सिस्टम की बात मुझे कई बार लगता है, खासतौर पे जहां जहां अधिनायकवाद होता है वहां वहां तर्क, मीडिया, तार्किक बातों से, लेख से, विश्लेषण से वो बात नहीं आती जो व्यंग से आती है, जो कविता से आती है, जो चुटकुले से आती है। हमारे साथी राजीव ध्यानी भाई अपने प्रणाम वालेकुम वाली सीरीज में बार बार इसका खुलासा करते रहे। अब सवाल यही है कि ये जो सिस्टम है जिसका वादा 56 का था निकला 14 का, पता नहीं क्या क्या दिखावा था, निकला क्या क्या, और जो सिर्फ मीडिया के सहारे चलता है, वो सिस्टम देश के मन की बात कब सुनेगा? देश
आज आहत है। कोई परिवार नहीं जिसने कोई ना कोई दुख न झेला हो, कोई व्यक्ति नहीं जिसने पिछले 8-10 दिन के अंदर कोई ऐसी खबर ना पाई हो जो व्यथित करने वाली हो, मन को हिला देने वाली हो। आज देश आहत है, व्यथित है। आज देश के मन की बात यह है कि इस व्यथित अवस्था में ये सिस्टम कहां था, क्यों नहीं हमारे साथ खड़ा हुआ, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिली, क्यों अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिला, अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, मरने वाले लोगों को शवगृह क्यों नहीं मिला, शमशान घाट में जगह क्यों नहीं मिली। ये देश आज सवाल पूछना चाहता है। ये देश गुस्सा है। इस देश को 7 साल के बाद अब लगने लगा है कि नहीं, हमें तो धोखा दिया जा रहा था, हमें गोली दी जा रही थी। आज इस देश के मन की बात है कि यह सिस्टम हमें पसंद नहीं है। ये देश इस सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता है। ये देश एक विकल्प चाहता है। लेकिन अफसोस, जब विकल्प के लिए पलट के देखता है, उसे स्थापित विपक्षी दल दिखाई देते हैं और वो इस देश को अभी भी कबूल नहीं हो पाता है। ये देश कुछ ऐसा विकल्प चाहता है जिसमें ये सिस्टम बदले, जिसमें सिर्फ चेहरे नहीं बदले, चरित्र बदले, सिस्टम बदले, व्यवस्था बदले। और आज ये देश उसे ढूंढ रहा है। तो इस संडे सत्संग में आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये विकल्प का निर्माण कोई बाहर से नहीं करेगा। आज इस देश को, इस सिस्टम को बदलने के लिए जो विकल्प चाहिए, उसका निर्माण आपको और मुझे करना होगा। हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। आज इस देश के तमाम नागरिकों को, तमाम किसानों को, तमाम मजदूरों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, दलित आदिवासी आंदोलन से लगे हुए साथियों, सहयोगियों को, सब आंदोलनकारियों को, आंदोलन जीवियों को मेरी एक अपील, इस सिस्टम बदलने की मुहिम में हम सब जुड़े, एक नया विकल्प हम सब मिलकर खड़ा करें। इस बारे में आगे और भी चर्चा होगी। मैंने हाल ही में एक लेख भी लिखा, ये कहते हुए कि मोदी सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है, लेकिन अभी विकल्प नहीं मिल रहा है। वो विकल्प कैसे बनेगा, इस पे काफी आलोचना भी हुई। जाहिर है विपक्षी पार्टियों के लोग बड़ा नाराज हुए मुझसे, लेकिन सच तो कहना पड़ता है ना। तो इस सिस्टम का विकल्प निर्माण करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसकी चर्चा हम आने वाले संडे सत्संग के अंदर किसी न किसी कड़ी में करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटी सी अपील, शाहजहांपुर खेड़ा में किसानों के पूरे तंत्र को, जो किसानों का पूरा टेंट, पूरा कुछ व्यवस्था टूट गई है, उसे बनाने के लिए आप में से जो भी साथी, जो भी योगदान कर सके, यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स दे रहे हैं। बाद में फेसबुक पे और भी डिटेल्स बताएंगे। इस पे संपर्क करके आप मदद कीजिए। किसान आंदोलन आप सबकी मदद से चला है और आज शाहजहांपुर खेड़ा के किसान मोर्चा को आपकी जरूरत है। आप मदद कीजिए। नीड़ का निर्माण फिर में हम शुरू करेंगे। पूरे सिस्टम का विकल्प बनाने की शुरुआत इस छोटी सी मुहिम से हम कर सकते हैं। नमस्कार। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.